हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग डाइवोर्स टॉपिक कवर करेंगे। अभी हम एक ऐसे सेगमेंट को बात कर रहे हैं, डाइवोर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, और इसमें बहुत सारी बातें होती रहती हैं और रिसेंटली बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुए। आप सब जानते हैं इस पे प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम एंड डाइवोर्स राइट एक्ट 1986 को अमेंड भी किया गया। ट्रिपल तलाक को कानूनन जुर्म भी बता दिया गया है, हो गया है वो। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डाइवोर्स दुनिया के हर रिलीजन में, हर नेशन, पुरानी सिविलाइजेशंस में डाइवोर्स रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी नेचुरल कोरोलरी ऑफ मैरिज। वो हैब्रिज हो, रोमन्स हो, इसराइलीज हो। हिंदुइज्म में 1955 के पहले, जब हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था, तो डाइवोर्स नहीं था, क्योंकि मैरिज एक सैक्रामेंट था और फ्लेश टू फ्लेश एंड सोल एंड सोल, इस तरह का कंसेप्ट था। लेकिन 1955 के बाद इसमें भी डाइवोर्स का कंसेप्ट आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम पहला रिलीजन है जिसने डाइवोर्स का एक तरीका दिया, एक सिस्टमेटिक, और ये एक रिफॉर्मेशन था उस अरब सोसाइटी का। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब हम लोग मैरिज डिस्कस कर रहे थे, कि वहां पे मैरिज का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से शादी की जाए, सिस्टमेटिक तरीके से डाइवोर्स दिया, ऐसा कुछ नहीं था। शादियां होती थी, जो मैंने बताया था आपको, बाल मैरिज या बिना मैरिज या शगीर मैरिज, शिगार मैरिज, और जब चाहते तब औरत को छोड़ देते थे विदाउट गिविंग एनी राइट इनटू इनहेरिटेंस। तो इस्लाम प्रोफेट के आने के बाद एक रिफॉर्मेशन आया उसमें, और ये रिफॉर्मेशन कुरानिक वर्सेस पे बेस्ड था, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है। और ये कहा जाता है कि जितनी भी चीजें जो नापसंदीदा हैं, डिटेस्टेबल थिंग्स, और जो परमिटेड है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो डाइवोर्स है। डाइवोर्स इज द मोस्ट डिटेस्टेबल इन द आई ऑफ ऑलमाइटी व्हिच इज परमिटेड एक्शन। यानी कि ये डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स ऐसा नहीं है कि जब चाहा तब डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स एक सोल्यूशन था। शादी अगर किसी वजह से, क्योंकि शादी का एक पर्पस होता है, अगर उस पर्पस का फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो डाइवोर्स का प्रावधान लाया गया ताकि दोनों की जिंदगी बच जाए। मकसद है कि वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो और आदमी सही ढंग से जिंदगी गुजारे। अगर इसमें कहीं ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जो बिल्कुल चल नहीं सकता, साथ में दोनों की वो मैरिज को निभा नहीं सकते हैं, तब डाइवोर्स का प्रोविजन है वहां पे। तो हम लोग तलाक और डाइवोर्स दोनों को सिनोनिम्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तलाक एक सिस्टमेटिकली बाय प्रोनाउंसिंग सम पर्टिकुलर वर्ड्स वो तलाक है, और जो डाइवोर्स है, सेपरेशन, ऑल काइंड ऑफ सेपरेशन, ऑल काइंड ऑफ सेपरेशन, वो डाइवोर्स के कैटेगरी में आता है। तो हम लोग देखें कि जो तलाक है मुस्लिम लॉ में, वो तलाक आइदर बाय डेथ ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो डेथ ऑफ पार्टीज, अगर किसी की भी डेथ हो जाए आइदर ऑफ स्पाउसेस, तो वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। और दूसरा यह है कि अगर आप तलाक देना चाहते हैं, तो तलाक हस्बैंड का ही पावर है तलाक देने का, वाइफ तलाक नहीं दे सकती है। इसलिए जो क्लासिफाई किया गया है कि आइदर डेथ ऑफ द पार्टी टू द मैरिज और बाय वे ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज में नो डाउट हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसमें बहुत ही जो डिटेल वे में हम देखते हैं कि हस्बैंड को जो वो तलाक दे सकता है, जो तरीका है, पहला है कि वो तलाक दे सकता है, और दूसरा यह है कि इल्ला जिहार, जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे,
एक दूसरी कैटेगरी है उसका बाई वाइफ। वाइफ भी तलाक दे नहीं सकती है लेकिन तलाक ले सकती है, और लेने का तलाकुल तफवीज कहते हैं उसको। तलाकुल तफवीज का मतलब यह है दैट इज द डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर गिवन बाय हस्बैंड टू हर वाइफ दैट शी कैन डाइवोर्स हरसेल्फ इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो डिस्कस करेंगे बाद में। और तीसरा यह है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में खुला है, जो वाइफ मांगती है डाइवोर्स, खुला बोलते हैं उसको, और मुबारात जो बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों के मर्जी से होता है। और दूसरा है बाय जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अंडर जुडिशियल डिक्री। तो जुडिशियल डिक्री के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आता है, क्योंकि पहली बार जो कोडिफाई किया गया शरीयत लॉ को तो 1937 में शरीयत लॉ एक्ट आया और 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट आया, उसके अंदर लियन और फास करते हैं। तो अब लोग जाइए देखें कि बाय एक्ट ऑफ हस्बैंड जो तलाक कहते हैं, ये तलाक दो तरह का होता है। एक है तलाकुल सुन्नत और दूसरा है तलाकुल बिद्दत। तो तलाकुल सुन्नत में दो फॉर्म्स हैं, एक को बोलते हैं एहसन फॉर्म और दूसरा है हसन, यानी कि दो तरह से तलाक देते हैं। हसन दैट इज द बेस्ट एंड दैट इज अप्रूव्ड बाय प्रॉफिट, एंड द हसन दैट इज गुड, यानी दोनों अप्रूव्ड तरीका है जिससे डाइवोर्स दिया जा सकता है। तो तलाक इनफैक्ट रिपुडिएशन जितने भी जो ओरिजिनल सेंस है रिपुडिएशन ऑफ या रिजेक्शन ऑफ मैरिज, बट अंडर मुस्लिम लॉ इट मीन्स रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई, रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई। इस तरह से हम कहते हैं कि तलाक जो है वो मुस्लिम लॉ में ये दोनों के यूनियन को सेपरेशन का एक जरिया तो है, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं जो उसको करना होता है। जैसे कि हम लोग डॉर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि उसे डॉर देना होता है। इनहेरिटेंस का है, इनहेरिटेंस में भी किस कंडीशन में वाइफ को इनहेरिटेंस मिल जाएगा, किस में नहीं मिलेगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग देखें कि तलाक देने के लिए, जैसे कि मैरिज जब डिस्कस कर रहे थे हमने बताया था आपको कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो तलाक देने में भी कैपेसिटी है कि माइनर तलाक नहीं दे सकता है। माइनर की शादी हो जाती है बाय गार्जियन, जो उसे प्यूबर्टी के बाद रिपुडिएट करने का राइट है। इसलिए जब भी तलाक कोई देगा तो उसे मेजर होना चाहिए और सेन माइंड होना चाहिए, दीवाल पागल नहीं हो। अगर वो सेन है, इंसेन है तो इंसैनिटी कंडीशन में वो उसके गार्जियन भी तलाक दे सकते हैं, अगर वो उस इंसेन पर्सन के फेवर में, अगर उसके इंटरेस्ट में है तो इस तरह से हम देखते हैं कि तलाक के लिए ये कंडीशन है। और दूसरी चीज है कि तलाक इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई नशे की हालत में तलाक दे देता है तो शिया लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन सुन्नी लॉ में इसकी रिकॉग्निशन है। हालांकि इसमें भी शाफई स्कूल जो है, सुन्नी लॉ का जो शाफई स्कूल है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सुन्नी लॉ में भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नशे की हालत में तलाक को रिकॉग्नाइज किया जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं किया जाए। तो कुछ लोगों का मानना है कि नशे की हालत, अगर नशा ऐसी चीज़ों से किया है जिसे फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट्स जो अलाउड है, हराम नहीं है, अगर उस फ्रूट से शराब निकाला हुआ है और वो पी करके इंटॉक्सिकेट हुआ है तो वैसे कंडीशन में उसको तलाक वैलिड मान लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा फ्रूट जो जैसे कि ओपियम है और ये, तो इसको फिर उससे जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है उसमें नहीं मानते हैं। तो खैर ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिश की बात है। बहरहाल आज के डेट में हम ये देखें कि तलाक जो है ये ओरल भी दे सकते हैं और राइटिंग भी दे सकते हैं। ओरल तलाक में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम लॉ में, सुन्नी सेक्ट में, हनफी लॉ में तलाक के लिए विटनेस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन शिया में विटनेस का होना जरूरी है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक जो है वाइफ की गैर मौजूदगी में भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि वाइफ को जब वो पता चलेगा कि उसको तलाक दिया गया है तभी से वो इफेक्टिव माना जाएगा। एक केस आया था
फूलचंद वर्सेस नवाब अली चौधरी, फूलचंद वर्सेस नवाब अली चौधरी। तो उसमें कहा गया था कि अगर तलाक उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन से वो वाइफ की नॉलेज में आएगा कि उसको तलाक दिया जाएगा। इंटेंशन कोई बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है वैलिड तलाक के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो प्योर इस्लामिक कंसेप्ट था, वो चैलेंज होता रहा है और आज भी इस पे बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। एक कंसेप्ट आता है कि जो मर्जुल मौत, डेथ इलनेस, अगर हस्बैंड ऐसे बीमारी में है जो उसकी डेथ हो जाए ऐसा लगता है उसको, तो उस कंडीशन में तलाक देने का प्रावधान है। लोग तलाक दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता था कि जो आदमी अपने वाइफ को इनहेरिटेंस से वंचित रखना चाहता था तो उसको डाइवोर्स देता था। लेकिन अगर डाइवोर्स भी दे दिया है और इद्दत के पीरियड में, यानी 4 महीना 10 दिन, इस पीरियड में अगर उसकी डेथ हो जाए, यानी इद्दत की पीरियड पूरा हुए, जो इद्दत की पीरियड है 4 महीना 10 दिन, उस बीच में अगर उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को इनहेरिटेंस का राइट मिल जाता है। कंटिंजेंट भी कुछ डाइवोर्स होते हैं कि अगर कुछ कंडीशन ऐसा कुछ इम्पोज कर दिया गया है, दोनों पार्टी ने अपने ऊपर ले लिया है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में अगर होगी तो डाइवोर्स हो जाएगा, तो डाइवोर्स मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं कि ये फ्लोटिंग माइंड की तरह है। जैसे कि अगर कोई ये कहता है कि एक पर्टिकुलर घटना घटने के बाद, जैसे कि ये केस था बच्चू वर्सेस बिस्मिल्ला, तो बच्चू वर्सेस बिस्मिल्ला ये केस है 1936 का, इलाहाबाद का केस है ये। तो अगर उसमें देखा जाता है कि अगर हस्बैंड तैयार है वाइफ को मेंटेन करने के लिए, कोई कि स्पेसिफाइड टाइम में हम इतना मेंटेनेंस करेंगे, और उस पीरियड में वो नहीं कर जाता है, और इसके लिए बाकायदा वो डीड तैयार किया गया है, डीड तैयार किया गया है कि यानी लिखित तौर पे है ये कि अगर पर्टिकुलर टाइम में हम इतना मेंटेनेंस नहीं देंगे तो ये डाइवोर्स समझा जाएगा, तो ये इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइवोर्स जो है मुस्लिम लॉ का एक ऐसा प्रोविज़न है जो बहुत ही बहुत नॉर्मल कंडीशन मत नहीं कहेंगे इसको, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ये होते हैं, जब बिल्कुल आदमी ये समझ लेता है कि सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको करने के बाद भी अगर दोनों की शादी नहीं बच पाती है, दोनों साथ नहीं रह पाते हैं, तब डाइवोर्स का तरीका है। लेकिन वो तरीका जो सुन्नत है उस हिसाब से होना चाहिए। तब हम ये देखें कि जो तलाकुल सुन्नत है, उसमें जो एहसन फॉर्म है, वो तलाक देने का तरीका क्या है सर, जिसको प्रॉफिट ने अप्रूव किया है और जो कुरानिक इंजंक्शन पे बेस्ड है। तो सबसे पहली चीज़ है जो एहसन फॉर्म है, उसमें एक बार प्रोनाउंसमेंट का है, एक बार तलाक देने का अनाउंसमेंट है कि हमने आपको तलाक दिया, और तलाक देने के बाद 3 महीने तक, दैट मीन्स द 3 cycle, that the 3 तुहर, if the wife is menstruating that has to observe 3 तुहर, if not menstruating then 3 lunar cycle, 3 महीने तक उसको ये करना है। और लास्ट में जाकर के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 3 वो इर्रिवोकेबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर दोनों को साथ होना है तो ये जो प्रोविज़न है कि हलाला का, कि उससे फिर किसी मर्द से शादी करनी पड़ेगी और वो अपने मर्जी से फिर तलाक दे, फिर वो चाहे तो पहले हस्बैंड से शादी कर सकती है, ये जो प्रोविज़न है। और इस बीच में अगर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, कंज्यूमेशन कोहैबिटेशन हो जाता है, तो ये फिर रिवोक हो जाता है, ये समझा जाता है कि दोनों साथ हो गए और वो तलाक नहीं होगा। तो ये एहसन फॉर्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हसन फॉर्म से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।